हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेडिशन लॉज इन इंडिया। सेडिशन लॉज इन इंडिया मतलब भारत में राजद्रोह कानून। आज जो मैं ये टॉपिक लिया हूं उसके पीछे कारण ये है कि आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान के एक बहुत सीनियर पत्रकार जर्नलिस्ट विनोद दुआ, इनके खिलाफ में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एफआईआर कायम किए गए थे, मुकदमा कायम किया गया था और जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को स्क्रैप कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को धारा 482 सीआरपीसी के तहत में प्रथम सूचना पत्र जो थाने में रजिस्टर होता है उसको निरस्त करने का अधिकार है। दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूशन को एफआईआर को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। तो आज जो हमारा विषय है वो है सेडिशन लॉज इन इंडिया, और इसके तहत में मैं आज इसके विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित करूंगा। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एफआईआर को स्क्रैप किया, माने खत्म किया। दूसरा, सेडिशन लॉज इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में जो राजद्रोह के कानून हैं वो कानून कब बनाए गए, उसकी परिभाषा क्या है, क्या हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी राजद्रोह का कानून लागू है या नहीं है। इस राजद्रोह के कानून ने स्वतंत्रता आंदोलन में और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इस कानून के तहत क्या क्या कार्रवाई की गई और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, और अंत में कि क्या हमें इस कानून को रखना चाहिए या उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज इन पहलुओं पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये न्यूज़ में आया है और कंपटीशन में अक्सर उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं जो साल 2 साल के अंदर में न्यूज़ में आते हैं, समाचार के पत्र में सुर्खियों में आते हैं। तो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं, कितने जागरूक हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विनोद दुआ के खिलाफ में एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों निरस्त किया गया। वाई सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड एफआईआर अगेंस्ट सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ के खिलाफ जो प्रथम सूचना पत्र हिमाचल में और दिल्ली में पंजीकृत किया गया था उसको निरस्त क्यों किया। तो सबसे पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। उन्होंने कहा कि डिसेंट जो है, जो प्रोटेस्ट है, डिसेंट जो है या विरोध जिसको बोलते हैं, वो सेडिशन नहीं है, वो राजद्रोह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा, उन्होंने 1962 का जो उनका जजमेंट है 1962 1962, ये 1962 का जजमेंट क्या है, केदारनाथ
केदारनाथ केदारनाथ सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में जजमेंट दिया था और उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उद्धृत किया और उसी आधार पर विनोद दुआ को रिलीफ दिया। ये 1962 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि फ्री स्पीच, हम अगर कोई बात बोलते हैं, डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग या गवर्नमेंट के जो कार्यकलाप हैं उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं या उसका क्रिटिसिज्म करते हैं या उसका आलोचना करते हैं तो ये बातें सेडिशन के अंतर्गत में या राजद्रोह के अंतर्गत में नहीं आती है, जब तक कि हमारे लेखनी से, हमारे आलोचनाओं से स्टेट के खिलाफ में या राज्य सरकारों के खिलाफ में वायलेंस माने हिंसा उत्पन्न नहीं हो पाए। तो अगर हिंसा उत्पन्न नहीं हो रहा है या आप किसी को हिंसा के लिए उत्प्रेरित नहीं कर रहे हैं और केवल गवर्नमेंट की अगर आलोचना कर रहे हैं, उनके कार्यकलापों की आलोचना कर रहे हैं, तो यह किसी भी हालत में सेडिशन का मामला नहीं बनता है। और अगर सेडिशन की परिभाषा की अगर जो अभी मैं बताऊंगा तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो इस आधार पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ को रिलीफ दिया और उनके खिलाफ जो पंजीबद्ध जो एफआईआर थे उसको निरस्त कर दिया। वर्चुअली विनोद दुआ ने जो कोविड-19 में जो मिसमैनेजमेंट का तथाकथित मिसमैनेजमेंट की बात बताई थी, तो उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की पुलिस ने उनके खिलाफ में मुकदमा कायम किया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के धारा 52 या 54 के तहत में भी उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस का यह कहना था कि अपने वीडियो या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जो उनका चैनल है उसके माध्यम से वो जनता को हिंसा करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हुई विनोद दुआ की बात। अब मैं बताऊंगा कि आखिर सेडिशन होता क्या है। तो दोस्तों सेडिशन का, इसके पहले एक लाइन और मैं बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में विनोद दुआ ने जो पिटीशन दायर किया था उसमें उन्होंने एफआईआर को स्क्रैपिंग करने के लिए तो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ही था, साथ साथ उन्होंने एक और विषय के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था और वो ये था कि अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट जिसका कि 10 साल या उससे ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है या उनका सर्विस है, माने उस कार्य क्षेत्र में माने अनुभव है, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने से पहले पुलिस को उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने से पहले सरकार को एक कमेटी का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा मनोनीत कोई जस्टिस और विरोधी दल के नेता और राज्य के गृह मंत्री, ये उनके सदस्य होना चाहिए और उस कमेटी के सिफारिश के आधार पर ही किसी पत्रकार के खिलाफ या जर्नलिस्ट के खिलाफ में मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस जो अनुरोध था उसको निरस्त कर दिया और कहा कि हम ऐसा निर्णय पारित नहीं कर सकते क्योंकि यह निर्णय विधायिका के नियंत्रण क्षेत्र में या उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। देयर विल बी इंक्रोचमेंट
अपॉन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और इसीलिए उनका जो दूसरा जो अनुरोध था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि सेडिशन लॉ माने राजद्रोह या देशद्रोह, इसके परिभाषा क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक पीनल कोड बना हुआ है जिसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड या ताजरात हिंद। ताजरात हिंद, और इसके रचयिता कौन है, किसने इसका निर्माण किया? लॉर्ड मैकॉले ने। और आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड आज भी चल रहा हमारे देश में, ये लागू किया गया था 1861 ईस्वी में, 1861। लेकिन ये जो अभी जो हम जिस धारा की बात कर रहे हैं सेडिशन, ये धारा कहां पर है? 124A में। दोस्तों ये 124A धारा जो है वो सेडिशन की व्याख्या करता है और साथ साथ परिभाषा के साथ साथ पनिशमेंट की भी व्याख्या करता है कि कितना दंड दिया जाना चाहिए। तो वो भी अब मैं बताऊंगा आपको। तो 124A के तहत में इसकी परिभाषा दी गई है, लेकिन ये 1861 के जो मूल जो एक्ट है उसमें नहीं था, इसको जोड़ा गया 1870 में। और इसके जोड़ने के पीछे मकसद यह था कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी और जिसमें मुसलमानों ने, हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और बाद में पता चला अंग्रेजों को कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया है। और इसके बाद में वहाबी आंदोलन मुसलमानों में बहुत जोर शोर से पकड़ा और उनका उद्देश्य था कि किसी तरह से हिंदुस्तान से अंग्रेजों को, फिरंगियों को बाहर निकालो। ये कट्टरवादी सोच के लोग थे, वहाबी आंदोलन के लोग, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो उनको दबाने के लिए, वहाबियों को दबाने के लिए, मुसलमानों के साथ में भेदभाव करने के लिए 1870 में इस कानून को जोड़ा गया आईपीसी में। और बाद में आप देखेंगे कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को भी दबाने के लिए इस एक्ट का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तो ये कानून जो है हमारे आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा कुख्यात कानून बन गया था, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। तो दोस्तों सेडिशन लॉस क्या होता है, इसका माने क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि राजद्रोह अपराध होगा अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों से, बोल करके या लिखित में या किसी चिन्ह के माध्यम से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा गवर्नमेंट माने राज्य सरकार के खिलाफ में डिसएफेक्शन, यहां वर्ड आया डिसएफेक्शन, अभी जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो उसका नाम है सेडिशन लॉ इन इंडिया। भारत में राजद्रोह के कानून या देशद्रोह के कानून। तो इसमें हमने 6 पॉइंट लिया है जो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। पहला, स्क्रिपिंग ऑफ एफआईआर बाय सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया? अक्सर आप देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस वही आते हैं जो 1-2 साल में न्यूज में आए होते हैं, समाचार में आते हैं। उन्हीं
टॉपिक को जीएस पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं लैंडस्लाइड की घटना हुई, जैसे उत्तराखंड में हुई थी, तो आपसे लैंडस्लाइड के बारे में पूछा जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, मिटिगेशन के क्या क्या नियम हैं। तो इसीलिए हमने ऐसे ऐसे टॉपिक हम चूज करते हैं जो न्यूज में आए होते हैं। तो दोस्तों, अभी इस टॉपिक को चुनने का मकसद ये था कि सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने अलग अलग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर जिसको कहते हैं, धारा 154 सीआरपीसी के तहत में प्रकरण पंजीबद्ध किया था और इसी एफआईआर के खिलाफ में विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया, रिट पिटीशन दायर किया। उसमें उन्होंने 2 डिमांड किए थे। पहला कि उनके खिलाफ जो एफआईआर पंजीबद्ध हुआ है उसको निरस्त किया जाए, और दूसरा कि अगर किसी सीनियर जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ में, जिसका कि अनुभव 10 साल या 10 साल से अधिक का पत्रकारिता में अनुभव है, उसके खिलाफ में जब सेडिशन लॉज के तहत में मुकदमा कायम किया जाता है, तो मुकदमा कायम करने से पहले उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा मनोनीत कोई सीनियर जस्टिस, विरोधी दल के नेता, राज्य के गृह मंत्री का एक कमेटी होना चाहिए जो उस कंप्लेंट को देखे जिसके आधार पर कि एफआईआर या मुकदमा कायम करने की तैयारी की जा रही है, और तभी कमेटी के अनुशंसा के आधार पर संबंधित पत्रकार के खिलाफ में प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और उसको खारिज कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर सेकंड पॉइंट को हम मानते हैं तो ये विधायिका मतलब लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाली बात होगी। देयर विल बी इंक्रोचमेंट अपॉन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। तो सेकंड जो उनका जो रिलीफ था उसको उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जो पहला जो रिलीफ था एफआईआर को निरस्त करने का, क्वैश करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खत्म किया इसके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है डिफिनीशन ऑफ सेडिशन लॉज, कि राजद्रोह के जो कानून है हिंदुस्तान में, जो धारा 124A है, उसके क्या क्या मेन अवयव हैं, इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरा पॉइंट है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेडिशन लॉज इन डिफरेंट बैकग्राउंड। तो हमारे देश में आज़ादी के समय में और आज़ादी के बाद इस लॉ का भारी दुरुपयोग किया गया है, और अंग्रेजों के द्वारा और बाद में हिंदुस्तान की विभिन्न सरकारों के द्वारा सेडिशन लॉज से संबंधित क्या क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके बाद में चौथा पॉइंट यह है कि विश्व के जो महत्वपूर्ण देश हैं वहां पर सेडिशन लॉज की क्या स्थिति है, देशद्रोह का क्या क्या कानून बना हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके बाद जो 5वां पॉइंट हमारा है उसमें है कि आर्गुमेंट फॉर सेडिशन लॉज एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट सेडिशन लॉज। कुछ लोग का कहना है कि सेडिशन लॉ हिंदुस्तान में रहना चाहिए, कुछ लोगों का यह कहना है कि सेडिशन लॉ हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम सम्यक विचार करेंगे। और अंतिम में हमारा जो 6ठा पॉइंट होगा वो है इवैल्यूएशन और मूल्यांकन, कि हम क्या चाहते हैं, हमारा निचोड़ क्या है, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये हमारा पॉइंट है, और इसी 6 पॉइंट को कवर करते हुए आज हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मैंने आपको कहा, पहला पॉइंट था कि जो विनोद दुआ के खिलाफ में जो एफआईआर जो कायम किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जून में स्क्रैप कर दिया, मैंने निरस्त कर दिया।
तो निरस्त करने का कारण क्या था? निरस्त करने का कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी से संबंधित 1962 में 1962 में सॉरी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें उन्होंने 5 जजों के बेंच ने फैसला दिया था और इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने के जज यूयू ललित ने उसको कंसिडरेशन में रखा और उसके बाद में उनका जो डबल बेंच था वो इसी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका आधार क्या लिया? उन्होंने कहा कि जो हमें जो आर्टिकल 19 में जो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का जो अधिकार मिला हुआ, फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, और इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत में प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। नंबर 1, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, जो डिस्कशन हम करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी पर, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग पर, उसके कार्य क्रियाकलाप पर, तो ये बातें सेडिशन के अंदर में या राजद्रोह के अंदर में नहीं आता है। क्यों? जब तक कि आपके किसी क्रियाकलाप से, आपके राइटिंग से या आपके स्पीच से आप किसी को हिंसा के लिए नहीं इंसाइट करते हैं, माने उत्प्रेरित करते हैं, या आपके किसी स्पीच से कोई हिंसा की घटना नहीं, जब तक नहीं होती है तब तक उसको राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और ये जो डिसेंट का अधिकार है, जो हमारा जो विरोध करने का अधिकार जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको सेडिशन से तुलना नहीं किया जा सकता है, इक्वेट नहीं किया जा सकता है। तो जब तक आपके राइटिंग से, आपके आलोचना से, समालोचना से या आपके भाषण से किसी प्रकार का कोई हिंसा की घटना नहीं होती है या आप हिंसा करने के लिए लोगों को उत्प्रेरित नहीं करते हैं, तब तक वो सेडिशन की कोटि में नहीं आएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर जो दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस ने जो विनोद दुआ के खिलाफ में जो मुकदमा कायम किया था, उसको स्क्रैप या क्वैश कर दिया। ये क्वैश आपको मैं बता दूं कि सीआरपीसी के धारा 482 के तहत में हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दोस्तों आप जानते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, जो कॉग्निजिबल होता है, वो धारा 154 के तहत में संबंधित पुलिस थाने जहां पर घटना होती है वहां के अधिकारिता वाले थाने के में मुकदमा कायम किए जा सकते हैं। तो ये पावर किसके पास में है? 482 सीआरपीसी में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, दूसरे किसी भी एजेंसी के पास में, इवन गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार नहीं है। एक बार थाना में अगर मुकदमा कायम हो जाता है तो पुलिस अधीक्षक या डीजीपी या एमपी गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर, कोई भी उसको एफआईआर को खत्म नहीं कर सकता है। इट बिकम्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये याद रखिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसको खत्म करने या क्वैश करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट को है। तो इसी के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं दूसरा पॉइंट कि सेडिशन अर्थात राजद्रोह क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आईपीसी है, जिसको ताजरात हिंद उर्दू में कहते हैं, और इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था
और लॉर्ड मैकॉले के द्वारा जो आईपीसी बनाई गई थी, वही आईपीसी इंडियन पिनल कोड अभी भी आज़ाद हिंदुस्तान में चल रहा है। जैसे आप देखते हो कि अगर कोई मर्डर करता है तो 302 आईपीसी में उसको बंद करते हैं, या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो धारा 307 के तहत में थाने प्रभारी मुकदमा कायम करता है। ये सारे आईपीसी में धारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो आईपीसी है, जो अभी ये राजद्रोह है, वो धारा 124A के तहत में 124A आईपीसी का भाग है, और इसी में सेडिशन का डिफिनीशन भी दिया गया है और उसमें पनिशमेंट के प्रावधान हैं। तो ये पहले जो 1861 में आईपीसी लागू हुआ हिंदुस्तान में, ये याद रखिएगा 1861, लेकिन 124A मतलब सेडिशन या राजद्रोह, ये धारा उस समय नहीं था। ये धारा कब जोड़ा गया? 1870 में। क्यों जोड़ा? उसका अलग मकसद था। वो ये था कि 1857 की क्रांति में जो हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और ख़ास करके 1857 की क्रांति में ज़्यादा मुसलमानों की भागीदारी थी, और जब ये क्रांति फेल हो गया तो बहावी मूवमेंट, जिसके बारे में हिस्ट्री के क्लास में आपको बता चुका हूँ, ये कट्टरपंथी इस्लामिक गुट था जो हिंदुस्तान में या अविभाजित भारत में बहुत ज़्यादा सक्रिय था, और वो किसी भी हालत में अंग्रेजी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, उसको यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहता था। जगह जगह उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्राउंड लेवल पर या अंडरग्राउंड कार्रवाई होते रहे, और उसी बहावी मूवमेंट को वहाँ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए धारा 124A अंग्रेजों ने 1870 में भारतीय ताजरात हिंद में जोड़ा, और जिसका मकसद था कि जो मुसलमानों का जो एक कट्टरपंथी गुट है उसको दबाना, उसको कुचलना। बाद के वर्षों में जब हमारे देश में 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, और उसके बाद में 1905 में जब बंग विभाजन हुआ, उसके बाद में जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने लगे, तो उसको दबाने के लिए इस कानून का उपयोग किया गया। ये कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। दोस्तों, तो आखिर ये डिफिनीशन क्या है? तो डिफिनीशन का मतलब यह है कि जो कोई व्यक्ति, धारा 124A सेडिशन लॉ के बारे में, एक्ट के बारे में बता रहा हूं, जो कोई व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा या अपने राइटिंग के द्वारा, माने लिखित में या चिन्हों के माध्यम से सरकार के खिलाफ, जो चुनी हुई कानून के द्वारा स्थापित सरकार या शासन के खिलाफ, डिसएफेक्शन वर्ड का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। डिसएफेक्शन मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय डिसएफेक्शन? डिसएफेक्शन मतलब असंतोष। डिसएफेक्शन मतलब असंतोष कारित करता है या करने की कोशिश करता है, तो वो राजद्रोह कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा, माना शब्दों के अभिव्यक्ति के द्वारा, भाषण के द्वारा, या लिखित या किसी लेख के द्वारा या किसी साइन के द्वारा, माना चिन्ह के द्वारा, जो वर्तमान में सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, जो कानून के द्वारा स्थापित सरकार है, उसके खिलाफ में असंतोष कारित करने का करता है या कारित करने का प्रयास करता है, माने अटेम्प्ट टू
क्रिएट डिसअफेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेडिशन कर रहा है, मतलब राजद्रोह कर रहा है। और यहां पर डिसअफेक्शन को और ज्यादा विस्तारित किया गया है, और वो विस्तारित क्या है कि इस डिसअफेक्शन में डिसलॉयल्टी, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो सरकार, चुनी हुई सरकार या कानून के द्वारा स्थापित जो सरकार है, उसके प्रति अगर आप डिसलॉयल्टी, मतलब डिसलॉयल्टी का हिंदी क्या होगा? लॉयल्टी का तो मतलब होता है स्वामी भक्ति, और डिसलॉयल्टी मतलब गैर वफादारी। डिसलॉयल्टी मतलब उर्दू में गैर वफादारी। और दूसरा इल फीलिंग, दुर्भावना या इनिमिटी मन शत्रुता। ये इस डिसअफेक्शन वर्ड को, डिसअफेक्शन जो वर्ड है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है कि डिसअफेक्शन मतलब क्या होता है। इसका भी परिभाषा जो है वो आईपीसी में ही लिख दिया गया है, इसमें 124A में। और उन्होंने कहा कि जो डिसअफेक्शन मतलब गैर वफादारी, डिसलॉयल्टी होगा, इल फीलिंग मतलब दुर्भावना, और इनिमिटी मतलब शत्रुता। किसके साथ? जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो सरकार अभी काम कर रही है, जो चुनी हुई सरकार है, या जो कानून के द्वारा बनाई, कानून के द्वारा स्थापित जो सरकार है। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, मतलब 3 एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करता है, या गवर्नमेंट के जो क्रियाकलाप है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट कोई योजना बनाती है और वो योजना निचले तबके तक नहीं पहुंच पाता है, बिचौलिया ही उस योजना के सारे जो फायदे हैं उसको खा जाते हैं, उपयोग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई पत्रकार या कोई लेखक या कोई इंटेलेक्चुअल, कोई बुद्धिजीवी इस तरह का चीज लिखता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो राजद्रोह कर रहा है या सेडिशन का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये अंतर आपको समझना होगा। अब इसमें जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो 3 साल तक पनिशमेंट है, और मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजमेंट का पनिशमेंट है। और इसके अलावा फाइन का भी पनिशमेंट है, मतलब दोनों भी दिए जा सकते हैं। 5 लाख रुपए दंडित भी किए जा सकते हैं और आजीवन कारावास भी दिए जा सकते हैं। तो ये बहुत कठोर कानून है, और ये अंग्रेजों ने 1870 में जो बनाया था, उसके पीछे मकसद हमारे हिंदुस्तानियों को दबाने का था। तो दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, दोस्तों इस एक्ट का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया था। इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि यह एक्ट जो है भारतीयों के जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, उसको सप्रेस मतलब दबाने का एक हथियार है, औजार है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि ये एक ऑब्नॉक्सस, उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया था, ऑब्नॉक्सस मतलब घृणित कानून है। इसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, इन सारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इस कानून के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद किया। आपको पता है कि 1891 में एज ऑफ कंसेंट, 1891 में, मैं बता दूं कि 1891 में सबसे पहले एक पत्रकार को बंद किया गया था इस एक्ट के तहत में। उसका नाम था जोगिंदर चंद्र बोस। दोस्तों इस एक्ट के तहत में सबसे पहले 1891 में जोगिंदर चंद्र बोस, ये नाम याद रखिएगा, जोगिंदर चंद्र बोस को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। और ये गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता होगा कि एज ऑफ कंसेंट
अंग्रेजों ने पास किया था, जिसमें कि लड़कियों का जो विवाह का उम्र था उसको बढ़ाया गया था। आपको मालूम है कि गुलाम भारत में या अभी भी बहुत सारी लड़कियों को कम उम्र में बाल विवाह कर दिए जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने लड़कियों के एज बढ़ाए थे, 10 से 12 कर दिया था। तो उसके खिलाफ में, हालांकि ये प्रोग्रेसिव कानून था, एज ऑफ कंसेंट, लेकिन इसको राष्ट्रवादियों ने इसको गलत माना और उन्होंने कहा कि हमारे जो धार्मिक और सामाजिक जो स्थिति है उस पर अंग्रेज जो है ना अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। और चूंकि ये जोगिंदर चंद्र बोस ये पत्रकार थे, बंगोबासी पत्रिका ये निकालते थे, तो इनके खिलाफ में अंग्रेजों ने इस एक्ट के तहत में धारा 124A के तहत में इन्हें जेल भेजा था। ठीक है, इसके बाद में जो बाल गंगाधर तिलक को तीन बार सेडिशन लॉ, इसी लॉ के तहत में उन्हें जेल भेजा गया था। और आपको सबको मालूम है कि उनको निर्वासन की जिंदगी मांडले, मतलब आज के म्यांमार में करीब 6 साल तक गुजारना पड़ा था। तो दोस्तों, इसी तरह से गांधी जी को 1922 में इसी एक्ट के तहत में जेल भेजा गया था। तो ये सारे, और जो इनका जो पत्रिका था यंग इंडिया, उसके जो मालिक था शंकर लाल, तो उनको भी जेल भेजा था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने बड़े बड़े नेताओं को इस कानून के तहत में जेल भेजा था। दोस्तों, ये तो हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बाद में अभी जो आजादी के बाद इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देना चाहते हैं। 2014 में इस कानून के तहत में 47 प्रकरण दर्ज हुए, 58 लोगों को अरेस्ट किया गया। 2015 में 30 प्रकरण दर्ज हुए और 73 लोगों को जेल भेजा गया, अरेस्ट किया गया। 2016 में 35 प्रकरण कायम हुए और इसके तहत में 48 लोगों को जेल भेजा गया। 2017 में 51 प्रकरण दर्ज हुए, 51, और इसके तहत में 228 लोगों को जेल भेजा गया। 2018 में 70 प्रकरण, मतलब 70 प्रकरण दर्ज हुए और जिसमें 56 लोगों को जेल भेजा गया। और 2019 में 93 प्रकरण दर्ज हुए और इसमें 96 लोगों को जेल भेजा गया, माने इन्हें अरेस्ट किया गया। इसके अतिरिक्त 2012 में आपने देखा होगा कि कुडुनकुलम में, जहां पर कि परमाणु संयंत्र बन रहे हैं या बन रहे थे उस समय में, उसके खिलाफ वहां की जनता ने धरना प्रदर्शन किया था और करीब 9000 आंदोलनकारियों के खिलाफ में इस एक्ट में सेडिशन लॉ का धारा 124A का इस्तेमाल किया गया था। 2017 में 10,000 आदिवासियों के खिलाफ में मुकदमा कायम किए गए थे झारखंड में। इस एक्ट के तहत में करीब 10,000 आदिवासियों के खिलाफ में झारखंड में मुकदमा कायम किए गए थे। बाद में सोरेन सरकार ने इनके ये जो मुकदमा था उनको उठा लिया था जब उनकी सरकार आई तो 2018 में। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं, जैसे अरुंधति राय, आप सबको मालूम है, विनायक सेन, हार्दिक पटेल, दिशा रवि, सुधाकर भारद्वाज, कन्हैया कुमार जो जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे थे, असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट, मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई प्रख्यात जर्नलिस्ट पत्रकार, आयशा सुल्ताना, इन लोगों को, ये जो बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों को भी इस सेडिशन एक्ट के तहत में
इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। दोस्तों, ये जो अभी सेडिशन लॉ है इन डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये मैंने आपको बताया। और इसी में लास्ट में अभी विनोद दुआ के खिलाफ में भी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की पुलिस ने मुकदमा कायम किया था 124A में सेडिशन लॉज के तहत में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सेडिशन लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज। क्या विभिन्न देशों में सेडिशन लॉ के माने राजद्रोह कानून के क्या वर्तमान में स्थिति हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2009 में ब्रिटेन ने, जिसने हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया और जिसने ये सेडिशन लॉ उसी के द्वारा बनाया गया था, और 1870 में उन्होंने IPC में इसको इंदराज किया। 2009 में अपने ही देश में उन्होंने सेडिशन लॉ को खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ये जो टर्म है सेडिशन, इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बदले में यूजिंग वायलेंस, हिंसा का उपयोग, ये वर्ड को रखा उन्होंने। आयरलैंड में लिखा है द पब्लिकेशन और अटरेंसेस ऑफ सेडिशन और इंडिसेंट मैटर इज एन ऑफेंस व्हिच शैल बी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब उन्होंने सेडिशन लॉ को अपने देश के कानून में रखा है। न्यूजीलैंड ने 2008 में सेडिशन लॉ को खत्म कर दिया, और USA में, अमेरिका में सेडिशन लॉ अभी भी मौजूद है। और आर्टिकल 44 जो उनका यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस है, इसके तहत में सेडिशन के तहत में, राजद्रोह के तहत में मुकदमा कायम किए जा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां बताना चाहता हूं कि बहुत सारे देशों में सेडिशन लॉज अभी भी मौजूद हैं। कुछ एक ऐसे देश हैं, बहुत कम, जहां पर कि उसे खत्म कर दिया गया है, जो मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। लेकिन अधिकांश देशों में सेडिशन लॉज अभी भी लागू है। तो ये है विश्व परिदृश्य में विभिन्न देशों में सेडिशन लॉज या राजद्रोह कानून के बारे में आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सेडिशन लॉज, कि राजद्रोह कानून के पक्ष और विपक्ष में लोगों का क्या कहना है। तो पहले हम पक्ष की बात कर लेते हैं। जो इसके पक्षधर हैं, उनका ये कहना है कि सेडिशन लॉ जो है वो जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो हमारे देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, सरकार, चुनी हुई सरकार को जो गिराना चाहते हैं, तो या जो विभाजनकारी तत्व हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे नक्सलवादी लोग और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं, वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो सेसेशनिस्ट फोर्स या विभाजनकारी तत्व जो वहाँ अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए यह जो कानून है वो बहुत ही कारगर है, पहला। दूसरा, ये कानून जो चुनी हुई सरकार है उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सशक्त औजार है, ताकि वो जो ऐसे जो बहुत सारे जो संगठन हैं जो हिंसा को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं, उनसे सख्ती से निपटने में ये कानून बहुत कारगर होता रहा है और आगे भी रहेगा। तीसरा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं या अपमान करते हैं या उसके खिलाफ आलोचना समालोचना करते हैं, तो आपको क्या होता है, आपके साथ में कोर्ट आपके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है और फिर आपको जेल भी भेज सकती है। दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आलोचकों का यह कहना है कि जब कोर्ट का आप क्रिटिसाइज करते हैं तो, या उनके जजों के क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको जेल भेजा जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो अगर आप गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करते हैं तो गवर्नमेंट के भी पास होना चाहिए कि वो आपको जेल भेज सके, ये कहना। चौथा, जो पक्षधर लोग हैं उनका यह कहना है कि देश में अभी भी बहुत सारे जगह विभाजनकारी तत्व
मौजूद हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। नक्सलवादी जो आंदोलन है वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अक्सर भारत की सत्ता को चुनौती देते रहे हैं। अनेक पुलिस वालों की जान भी उन्होंने ले लिया है। इसी तरह से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बहुत सारे गुट जो है वो अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। हजारों पुलिस वाले और सिविलियन मारे गए हैं, आतंकवादी भी मारे गए हैं। तो इन लोगों से ये जो हमारे देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं उनसे निपटने के लिए कानून बहुत ही कारगर है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है वो जो इस कानून के जो समर्थक हैं उनका ये आर्गुमेंट है, तर्क है। जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं सेडिशन लॉज के, उनका तर्क क्या है? चूंकि आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, परीक्षा में बैठेंगे, तो मैं आपको सभी पहलुओं के बारे में बताना हमारा फर्ज है ताकि आपका जो आंसर हो वो सटीक हो और ये नहीं लगे कि आप बायस्ड हैं या आप एक पक्षीय हैं। आपको सभी पक्ष को लेकर चलना है और उसके बाद में आपको अंत में अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, जो विरोधी हैं इस एक्ट के उनका कहना क्या है? पहला कि ये दिस इज द रेलिक ऑफ द पास्ट। ये अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई हुई कानून है जो स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए किया गया था। अब चूंकि देश में स्वतंत्र सरकार की स्थापना हो चुकी है, हम लोग आजाद हो चुके हैं, हर 5 साल पर सरकार बदलती है और अगर सरकार विश्वास मत खो देती है तो 5 साल से पहले भी देश में चुनाव हुए हैं और फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए अब इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट कि डिसेंट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें विरोध करने का, अपना मत व्यक्त करने का, हम विरोध मत व्यक्त करने का हमें पूरा अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमें संविधान से प्रदत्त है, इसको किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो सरकार जो अभी शासन चला रही है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो प्लानिंग है, उसके जो कार्रवाई हैं, अगर उसमें कोई खामियां हैं तो उसको उजागर करने का काम हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। तो सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, जो विरोधी लोग तर्क देते हैं कि खुद ब्रिटिश सरकार ने अपने देश में इस कानून को 2009 में समाप्त कर दिया, तो हिंदुस्तान में भी इस एक्ट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट यह है कि दोस्तों, जो डिसएफेक्शन, मैंने अभी आपको बताया कि डिसएफेक्शन मतलब क्या होता है? असंतोष। ये असंतोष जो है वो बहुत व्यापक है। इसको पुलिस वाले किसी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं और कोई स्ट्रेट जैकेट इसका रूल नहीं है। तो डिसलॉयल्टी या एनिमिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे या इल विल, ये इसको विस्तृत रूप से व्याख्या अपने अनुसार की जा सकती है और किसी को भी इस कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ में प्रकरण या मुकदमा कायम किया जा सकता है। अगला पॉइंट जो इस एक्ट के विरोधी लोग देते हैं कि हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि यहां पर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसके तहत में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है, एस्मा कानून बनाए गए हैं, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, आप लोगों को मालूम होगा, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में आपको पिछले क्लास में बताए हैं। तो जब ये सब कानून हमारे पास में है, सशक्त कानून है, तो फिर सेडिशन लॉ की क्या जरूरत है? ये सारे तथ्य इस कानून के जो विरोधी लोग हैं ये बताते हैं और एक पॉइंट और भी बताते हैं, और वो लास्ट में क्या है कि भारत सरकार, चूंकि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इज सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आपको मालूम होना चाहिए जो भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, कोवेनेंट मतलब समझौता, जो पॉलिटिकल मामले और सिविल मामले में जो समझौता है उस पर भारत सरकार ने दस्तखत किया हुआ है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने यहाँ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को किसी प्रकार से मजल नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं। मतलब हर नागरिक को लिबर्टी और जो फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन है और उसी में जो फ्री प्रेस की आज़ादी जो छुपी हुई है उसको किसी भी तरह से कुचला नहीं जा सकता है, मजल नहीं किया जा सकता है। तो भारत सरकार बाध्य है। तो फिर इस सेडिशन कानून का क्या मतलब, ये इसके विरोधी तर्क देते हैं। तो दोस्तों ये पक्ष और विपक्ष की बात मैंने आपको बता दी। तो अब लास्ट में जो हमारा जो शीर्षक है वो क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। एक और इसमें फैक्टर जो विरोधी बताते हैं कि 2014 से लेकर 2016 तक इस कानून के तहत में 179 मुकदमे कायम किए गए, 179, और इसमें 70% केस में पुलिस वालों ने चार्जशीट पेश किया ही नहीं। मतलब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको बरी भी करवा दिया, लेकिन उसमें 70% केस में उन्होंने चार्जशीट पेश नहीं किया और सिर्फ 2 मामले में कन्विक्शन हो पाया, ओनली इन 2 केसेस। तो फिर इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, वाई, ये विरोधी लोग तर्क देते हैं। तो दोस्तों अब जैसे बहुत सारे जो अभी जो केंद्र में सरकार है और जो राज्यों में केंद्र से के अगेंस्ट जो दूसरी सरकार है, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार है, उन्होंने इस कानून के तहत में जो 10,000 आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुए तो उसको केस को उठा दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, आपका क्या निष्कर्ष है दोस्तों। अभी मैंने आपको पक्ष और विपक्ष की बात बताई, सारी जानकारी आपको बताई, तो आपका क्या कहना है कि ये एक सेडिशन लॉ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दोस्तों अब मेरा जो निष्कर्ष है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। चूंकि आप एग्जाम लिख रहे हैं तो हमें यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी से अगेंस्ट में नहीं जाना है, यह हमेशा ध्यान रखिए। तो आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सेडिशन लॉ जो है, जिसको देशद्रोह कहते हैं कानून, इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे कि इसमें जो गवर्नमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सरकार। सरकार मतलब क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव जो शासन चलाती है, जैसे कि अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, ठीक है। लेकिन इस कानून में जो मैंने आपको अभी व्याख्या किया उसमें स्टेट का कोई बात नहीं है। कानून में यह होना चाहिए था स्टेट वर्ड लिखा होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट के साथ में या उसके खिलाफ हिंसा फैलाता है या फैलाने की कोशिश करता है या डिसअफेक्शन करता है या डिसअफेक्शन मतलब असंतोष फैलाता है, तो चूंकि ये कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, तो चूंकि हमारा देश एक कॉलोनी था तो वहां पर स्टेट और गवर्नमेंट में कोई भेद नहीं था। आज की तारीख में स्टेट और गवर्नमेंट में भेद है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे कि स्टेट के 4 तत्व होते हैं। पहला है संप्रभुता, दूसरा है पॉपुलेशन आबादी, तीसरा है टेरिटरी माने क्षेत्र, एक निश्चित आकार, वहीं पर स्टेट बन सकता है, और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि देश के अंदर और देश के बाहर स्टेट जो है वो सार्वभौम है, मतलब उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो गवर्नमेंट इज ओनली पार्ट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के 4 महत्व
पूर्ण तत्व हैं जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में। पहला आबादी, दूसरा है निश्चित भूभाग, और तीसरा है सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो वहां फंक्शन कर रही है, और चौथा है सार्वभौमिकता जिसको अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी मतलब क्या हुआ कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से गवर्नमेंट जो है वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है। इसलिए मैंने आपको एक दिन पहले कहा था कि कोई देश कितना स्वतंत्र है या परतंत्र है, इसका एक ही बैरोमीटर है कि उस देश का फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति कितना मजबूत है, या वो अपने फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो कितना सही या स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाती है। ये उसका सॉवरेंटी का या सार्वभौमिकता का बैरोमीटर है। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जो है स्टेट का एक अवयव है, एक कंपोनेंट है आउट ऑफ द 4 अवयव में से। तो ये जो कानून है उसमें वर्ड जो लिखा हुआ है क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो सरकार है उसके खिलाफ। तो हिंदी में अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो सरकार के खिलाफ अगर विद्रोह है तो उसको बोलते हैं राजद्रोह, और स्टेट के खिलाफ अगर विद्रोह करते हैं तो उसको बोलते हैं देशद्रोह। तो ये दोनों में अंतर ये कानून नहीं करता है। ये सबसे बड़ी खामी है इस कानून का, क्योंकि अब गवर्नमेंट के, देखिए अब जो हमारा देश है प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी प्रकार का लोगों को अधिकार मिले हुए हैं। 5 साल में आप नई सरकार चुन सकते हो, उसके पहले भी चुन सकते हो। अगर गवर्नमेंट विश्वास मत हासिल करने में सफल नहीं हो पाती है तो उसे लोकसभा को भंग करना होगा, नए चुनाव कराने पड़ेंगे। तो मेरा जो मूल्यांकन है वो ये है कि अब ये जो सेडिशन लॉ बने हैं, चूंकि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारी जो विदेश नीति है और आंतरिक नीति है उसके मामले में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम एक सार्वभौम देश हैं, हमारी एक निश्चित आबादी है, एक निश्चित भूभाग है, और हमारे यहाँ 3 स्तर पर सरकार काम कर रही है, केंद्र पर, राज्य में और जिला स्तर पर। तो इस कानून में जहां पर गवर्नमेंट वर्ड लिखा है वहां पर स्टेट वर्ड होना चाहिए। दूसरी बात कि यह कानून रहना चाहिए, जो मेरा मूल्यांकन है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम मामलों में और बहुत ही इमरजेंसी मामले में किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ किया जाना चाहिए जो भारत की जो अखंडता है, जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको अगर कोई चैलेंज दे रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ में इस सेडिशन लॉ के तहत में कार्रवाई किया जाना चाहिए। यह हमारा मूल्यांकन है। तो दोस्तों आज आपको हमारा वीडियो या लेक्चर कैसा लगा? आप अपना टिप जरूर लिखिए, यूट्यूब पर जरूर लिखिए। हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है वो है AJIS अकेडमी इंदौर, उस पर आप जाइए। वहां पर सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप जरूर उस पर जो है टिप लिखिए। उससे क्या होगा कि हमारे यूट्यूब को पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हिंदुस्तान में होंगे और विदेश में भी होंगे। जितने कमेंट्स आएंगे उतने ही ज़्यादा उसको लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप AJIS अकेडमी इंदौर को टाइप करिए और वहाँ पर जो कमेंट्री सेक्शन है उसमें आप जरूर लिखिए। जैसे आज मैंने आपको इस सेडिशन लॉ पर लेक्चर दिया है तो आप उस पर जाकर के आप कमेंट्स लिखिए। और कमेंट्स दोनों बातें हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अगर आप निगेटिव भी लिखेंगे, कोई सुधार की बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।